नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जम्यार। उत्तराखंड की गैरसैंण विधानसभा से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के लिए 57,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। ये डबल इंजन की त्रिवेंद्र सरकार का 5वां और आखिरी पूर्ण बजट है इस कार्यकाल का। त्रिवेंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 53,526 करोड़ का बजट पेश किया था। यानी इस बार पिछले साल के मुकाबले करीब 4,000 करोड़ का अधिक बड़ा बजट है। लेकिन राजकोषीय घाटा भी 8,984 करोड़ 53 लाख रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा कुल बजट का करीब 14% है। तो वहीं कोरोना और चमोली में आई आपदा ने भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अर्थव्यवस्था को आपदा से निकालने के लिए यह बजट कितना कारगर होगा। क्या बजट पहाड़ की इकोनॉमी को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए काफी है? सबसे बड़ा मुद्दा में बजट की हर बारीकी को हम एक्सपर्ट के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सीएम त्रिवेंद्र ने खोला पिटारा। 57,400 करोड़ 31 लाख का बजट पेश। 57,000 करोड़ में आपको क्या मिला? उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। गैरसैंण में पेश हुए इस बजट से प्रदेश की जनता को भरपूर उम्मीदें थी। आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए त्रिवेंद्र सरकार का ये बजट लोक लुभावन रहा। सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए 57,400 करोड़ 31 लाख का बजट पेश किया, जिसमें सिंचाई एवं बाढ़ के लिए 1,291 करोड़ 8,39,000, ऊर्जा विभाग के लिए 2,922 करोड़ 53 लाख, लोक निर्माण विभाग के लिए 2,369 करोड़ 8,31,000, पर्यटन विभाग के लिए 1,694 करोड़ 9,36,000 रुपए का प्रावधान है। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 110 करोड़, मुजफ्फरनगर रेल लाइन निर्माण परियोजना के लिए 70 करोड़, साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 23 करोड़ 15 लाख, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर में 3 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 228 करोड़ 99 लाख का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में आर्थिक विकास दर 4.3% रही। इस बार कोविड-19 महामारी से जनजीवन प्रभावित हुआ। महामारी में अर्थव्यवस्था को संभालने वाले किसानों का भी बजट में खास ख्याल रखा गया। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 87 करोड़ 56 लाख, गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 243 करोड़, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में 20 करोड़, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना में 12 करोड़ का, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 67 करोड़ 94 लाख और दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 47 करोड़ का प्रावधान है। सीएम त्रिवेंद्र ने अपने बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, लेकिन उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा 8,984 करोड़ 53 लाख रहने का अनुमान है। ये पूरे बजट का करीब 14% है। बढ़ता राजकोषीय घाटा जरूर प्रदेश सरकार के लिए टेंशन की बात है। टीम न्यूज स्टेट। तो पहाड़ के पैसे का पूरा लेखा जोखा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश कर दिया है। ये पैसा कहां से आएगा सरकार के पास और सरकार इस पैसे को कहां खर्च करेगी, पूरा लेखा जोखा मुख्यमंत्री ने पेश किया है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए वीरेंद्र सिंह बिष्ट हमारे साथ राज्य मंत्री जुड़ेंगे। सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ अर्थशास्त्री मौजूद हैं। सुंदर डसीला भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल, सूर्यकांत धस्माना साहब, स्वागत है आपका। इस बजट से संतुष्ट हैं? झूठ का पिटारा है, दृष्टि है नहीं। कहां से राजस्व आएगा, कहां से पैसा आएगा, उसका कोई रास्ता नहीं मालूम सरकार को। पिछले 4 बजटों में जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से लेकर के अब तक सरकार ने हर बजट में जो जो घोषणाएं करी, कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। राज्य में जो स्थितियां विद्यमान है रोजगार के क्षेत्र में, सरकार अपने इंट्रोडक्टरी भाषण में ही झूठ बोल रही है। 7 लाख लोगों को रोजगार दिया, ऐसा दावा मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में किया। और 7 लाख लोगों में से 6 लाख लोग मजदूरी करने वाले हैं। मतलब राज मिस्त्री भी जो प्रदेश के अंदर
मजदूरी कर रहा है उसको भी सरकार ये दावा कह रही है कि मैंने रोजगार दिया उसको। ठीक है। जो मनरेगा में मजदूर काम कर रहा है उसको भी सरकार कह रही है मैंने रोजगार दिया। 6 लाख मजदूरों को रोजगार देने का दावा जो सरकार कर रही है, आप ये लगा सकते हैं कि राज्य में 22.3 की दर से दसमाना साहब मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। में बेरोजगारी में अव्वल है उत्तराखंड। दसमाना साहब ठीक है, पहले नंबर पे है, पहले पायदान पे है। मैं कह रहा हूं कि जो वेतन भत्तों में सरकार का जो बजट था 3 साल पहले, यानी कि अब सरकार के कार्यकाल के दूसरे साल में वो 12,900 करोड़ का था। इस बार वेतन और भत्तों पर खर्च सरकार 16,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने जा रही है। तो यहां पर तो आंकड़े में दिखाई दे रहा है वेतन भत्तों पर अगर जहां 3 साल पहले 12,900 करोड़ खर्च हो रहा था, अब 16,000 से ज्यादा खर्च हो रहा है। तो ये पैसा कहां जा रहा है? अगर रोजगार नहीं बढ़ाया सरकार ने तो पैसा कहां जा रहा है? नहीं, आप ये आंकड़ों में, अरे 7th पे कमीशन लागू होने के बाद तो वो पैसा वेतन भत्ते अपने आप बढ़ गए साहब। एसीपी दिया है तमाम लोगों को, जो अलग अलग हमारी श्रेणी के लोग हैं उनको जो एसीपी दिया है उसके कारण वेतन भत्ता बढ़ा है, रोजगार के कारण नहीं बढ़ा। माफ करिएगा, रोजगार के कारण ये वेतन भत्ते नहीं बढ़े। ये जो वेतन भत्तों का एक्सपेंडिचर सरकार ने दर्शाया है वो 7th पे कमीशन के बाद जो तनख्वाहें बढ़ी हैं और जो एसीपी बढ़े हैं, एसीपी लगे हैं, उनके कारण ये बढ़ा है। ये रोजगार के कारण नहीं लगा। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, 22,000 उपनल कर्मी हैं जिनके कारण स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, जिनके कारण राज्य का शिक्षा विभाग, चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, वो शिक्षा विभाग चल रहा है। 22,000 लोग ऐसे हैं जो उपनल के तमाम लोग लगे हैं, वो समान वेतन समान कार्य के लिए मांग रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने उनके लिए आदेश किया है कि उनको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। अगर आप उनको जोड़ेंगे, माननीय हाईकोर्ट का आदेश सरकार ने नहीं माना, उसके खिलाफ वो एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट चली गई। राज्य में बेरोजगारी का आलम यह है कि 22.3 की दर से पूरे देश में नंबर 1 का राज्य उत्तराखंड बना है। सूर्यकांत धस्माना भी जुड़ गए। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आरोप लगा रहे। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट साहब, सूर्यकांत धस्माना करें झूठ का पुलिंदा है, कहां से पैसा आएगा ये आप बता नहीं पा रहे हैं, और 22% के करीब बेरोजगारी दर है, ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि 4 वर्ष सरकार को पूरे हो गए हैं। इन 4 वर्षों में हमने बेहतर बजट का प्रबंधन किया है। राज्य सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया है। हमने अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया है। हमने हॉस्पिटलों को बेहतर किया है। जो आज विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, तो मैं इन विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि हमने, जब इन्होंने हमको सरकार सौंपी थी तो उस समय हॉस्पिटलों की स्थिति आप सब जानते थे। हमने हॉस्पिटलों के अंदर डायलिसिस, हॉस्पिटलों के अंदर वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटलों के अंदर आईसीयू सेंटरों की स्थापना की है। जब कांग्रेस की सरकार इस राज्य में थी तो कहीं डायलिसिस नहीं था, कहीं वेंटिलेटर नहीं था, कहीं आईसीयू सेंटर नहीं था। हमने डॉक्टरों की संख्या 2600 पूरी कर दी है। जब राज्य हमको मिला था, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शपथ ली थी, उसके बाद राज्य में उस समय 1000 कुछ डॉक्टर थे। आज 2600 से अधिक डॉक्टर हॉस्पिटलों में हैं। हमने जो बुनियादी ढांचा है राज्य का बेहतर किया है, बेहतर प्रबंधन किया है। राज्य में कहीं भी बजट की कोई दिक्कत नहीं होने दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, नेक नियत का परिचय दिया है। आज जो ये बजट प्रस्तुत हुआ है, इस बजट में राज्य में चलने वाली वो सभी योजनाएं और वो सारी योजनाएं 9,000 करोड़ का जो है समय समय पर घोषणा करी है, उसके 9,000 करोड़ का जो राजकोषीय घाटा है, बजट रखा है। ये 9,000 करोड़ का जो राजकोषीय घाटा है, क्या ये बजट और उत्तराखंड की इकोनॉमी की सेहत को दर्शाता है? क्या ये कि कितनी दुरुस्त है, कितनी बीमार है? देखिए, नहीं, हमारी बजट की स्थिति बहुत दुरुस्त है। हमने बजट का बेहतर प्रबंधन किया है और आज उसकी झलक बजट में दिखाई दे रही है।
ये बजट राज्य के सर्वांगीण विकास में, राज्य के चहुमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है। राज्य के कर्मचारी आश्वस्त हैं सरकार के साथ में, पूरी विश्वास के साथ में है कि सरकार उनकी चिंता कर रही है। हमने किसानों की आय दोगुनी करने की बात को पुनः दोहराया है। ठीक है, इकोनॉमी की सेहत को लेकर के मैंने सवाल पूछा। प्रोफेसर अखिल स्वामी शायद इसे बेहतर तरीके से बता पाए। मैं आता हूं सर, मैं आता हूं। बेहतर काम किया। प्रोफेसर अखिल स्वामी, 14% के आसपास राजकोषीय घाटा इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। 9,000 करोड़ के आसपास का बजट राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। क्या यह दर्शाता है, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जो आपकी आय है वह उससे ज्यादा है और इसलिए आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग करने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है। और 14% का जो ये घाटा है, देखिए आप लोन लें, आप आय अगर आपकी कम हो लोन लेके, लेकिन आप जो एसेट क्रिएट करें वो प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट होने चाहिए। और ऐसे प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट होने चाहिए कि जिससे कि ऐसा कैश फ्लो जनरेट हो कि आप उसकी सर्विसिंग कर पाएं। अगर आप उसकी सर्विसिंग नहीं कर पाएंगे तो हर साल आप लोन लेंगे और उसको पे नहीं कर पाएंगे और इसके बाद और लोन लेके पुराने लोन को जो है रिपेयर करेंगे। देखिए, कृषि में सरकार ने बहुत सारा व्यय किया। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। ठीक है। कि हमारे यहाँ जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति का मूल आधार क्या था? मूल आधार यह था कि PL 480 का गेहूं आयात होता था और किसानों को MSP देके कहा गया कि आप गेहूं पैदा कीजिए। और गेहूं में इतना ज्यादा हम आत्मनिर्भर हो गए, इतना ज्यादा हम गेहूं पैदा। तो सरकार का रोल क्या है? देखिए, सरकार का रोल यह है कि कृषि चक्र को नियंत्रित करना। कृषि चक्र को किसान नियंत्रित नहीं कर सकता। सरकार जो फसल चाहे, जो जिन्स चाहे, कहे कि साहब इसका MSP हम ये देंगे, आप जितना भी पैदा करेंगे पूरा का पूरा सरकार उसको खरीद लेगी, जिसको वो समझता है कि देश के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए वो चीज आवश्यक है। लेकिन जब ये किसान पैदा कर देगा तो इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे और MSP दे देंगे। धीरे धीरे लोग गेहूं और चावल से, धान से, जिसे सरकार चाहती है कि लोग शिफ्ट करें, उन जिन्स और तिलहनों दलहनों में शिफ्ट करें जिसपे हमारे देश में शॉर्टेज है। आप MSP डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए, प्रश्न ये है कि अगर देश के 60% किसानों को, उत्पादकों को उसका लाभकारी मूल्य मिल जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना किसानों के लिए एक हद तक बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होता, क्योंकि कई चीजों का इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है कि उसका डिमांड नहीं है और उसकी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं है। इसलिए किसान मजबूर हो जाता है कि उसको प्रोफेसर अखिल, मैं ये जानना चाहता हूं, बाहर ना निकाले। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड में करीब 33% जैविक खेती हो रही है। क्या ये जो कृषि क्षेत्र में जो क्रांति की बात हो रही है और जैविक खेती करके किसान क्या उत्तराखंड की इकोनॉमी को भी ऊपर ले जा सकते हैं? सरकार ने रिसर्च पर भी बहुत अच्छा खासा बजट दिया है कृषि के क्षेत्र में, इससे कुछ सुधार होने की उम्मीद है? देखिए, असली जो समस्या है, जैविक खेती अगर आप करते हैं और प्रोड्यूसर उसे पैदा करता है, उसका अगर उसे उचित मूल्य मिलता है जो उसकी लागत से 1.5 गुना ज्यादा होता है, 2 गुना ज्यादा होता है, जिससे किसान को फायदा होता है। तो इसमें जो समस्या है वो समस्या प्रोडक्शन की नहीं है, समस्या है मार्केटिंग की और प्रोसेसिंग की और स्टोरेज की। तो अगर सरकार का ये एक दिशा निर्देश हमको दिखाई पड़े कि उसका ध्यान वहां पे केंद्रित है जहां पे की स्टोरेज होगा, जहां पे प्रोसेसिंग होगी, और छोटा किसान जो अपनी चीज को रिटेन नहीं कर पाता है उसमें सरकार मदद करके उसके प्रोडक्शन को रिटेन करे, चाहे वो जैविक खेती हो चाहे वो रासायनिक खेती हो। ठीक है। असली मुद्दा ये है कि किसान जो चीज पैदा कर रहा है उसका क्या मूल्य उसको मिल रहा है। ठीक है, वीरेंद्र सिंह मिश्र साहब, हमें ये बता दीजिए, इस बजट में अगर मैं 5 चीजें ऐसे पूछूं जिससे उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी में और बदलाव आएगा, इकोनॉमी और ज्यादा बूस्टअप होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो 5 ऐसी योजनाएं जल्दी से गिना दीजिए, क्योंकि सूर्यकांत धस्माना साहब को ये बजट ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, अब सूर्यकांत धस्माना जी को तो बजट चुनावी बजट लग रहा है,
मैं उत्तराखंड राज्य की जनता की ओर से और सरकार की ओर से बहुत आश्वस्त हूं कि हमने जो महिला उत्थान और सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम किया है, ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से हमने जो स्वयं सहायता समूह बनाए हैं राज्य में महिलाओं में, और महिलाएं 3 लाख महिलाएं इस स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है और वहां की जो लोकल वोकल चीजें हैं उसका उत्पादन कर रहे हैं, उससे आय अपना जो है आजीविका बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरा, हमने पर्यटन क्षेत्र में जो आवाजाही है, लोगों को जो सुविधा है उसको हमने बढ़ाने का काम किया है। हमने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में इसमें रोजगार के अवसर लोगों को देने का काम किया है। हमने जो है जो राज्य का जो पर्यावरण है, राज्य के पर्यावरण के क्षेत्र में हमने आगे बढ़ने का काम किया है। हमने राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती रूप से हमने उसको आगे बढ़ाया है। और इस बजट में जो भी मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जो पलायन आयोग हमने बनाया है, जो हमने रिवर्स पलायन की हमने बात करी है, उस सब में पर्याप्त रूप से बजट रखा है। हॉस्पिटलों को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए पलायन के मद में जो पैसा अलॉटेड है वो तो बहुत कम है सर का बजट रखा है। वीरेंद्र सिंह जी, जो रिवर्स माइग्रेशन के लिए जो अलॉटेड पैसा है वो तो बहुत कम दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं, लेकिन कम दिखाई दे रहा है। हमने उस हेड में पैसा रख के ये साबित किया है कि हम उसमें और ज्यादा काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी हमने उसमें पैसा आवंटन किया हुआ है और सिंचाई के क्षेत्र में हमने जिस तरीके से ठीक है दसमाना साहब मुस्कुरा रहे थे थोड़ी देर पहले जब आप सारी योजनाएं गिना रहे थे। दसमाना से कोई आपत्ति है क्या? विकसित करने का वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी ने जो योजनाएं गिनाई, जिन बातों का जिक्र किया, उसमें कोई दिक्कत हो रही है क्या? देखिए, मुझे क्या दिक्कत होगी? हाथ कंगन को आशिक किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सर्वे बता रहा है कि उत्तराखंड में 22.3% की दर से बेरोजगारी है। तो रोजगार सृजन के लिए आपने क्या किया? नंबर 1, रिवर्स पलायन की आप बात कर रहे हैं। रिवर्स पलायन पैसे से नहीं रुकेगा। रिवर्स पलायन रुकेगा कि आप हमारे तमाम दूर दराज के लोगों को, आपने तो लाठी दे दी उनको जो सड़क के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। आपने उनको वाटर कैनन, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार 21 वर्षों में महिलाओं के ऊपर लाठी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप सड़क का चौड़ीकरण नहीं करेंगे, आप अस्पताल को ठीक नहीं करेंगे, वहां पर डॉक्टर नहीं भेजेंगे, आप स्कूल में मास्टर को नहीं भेजेंगे, आप सड़क को ठीक नहीं करेंगे, तो रिवर्स पलायन कैसे होगा? क्यों कोई अपना छोड़ करके मुंबई से, महाराष्ट्र से, देश के किसी भी कोने से आपके पहाड़ में वापस आएगा, रिवर्स पलायन करेगा? देखिए, रिवर्स पलायन जुमला ठीक है, लेकिन रिवर्स पलायन के लिए आपको जो मूलभूत सुविधाएं, जीने लायक जो तमाम राज्य में चाहिए, उनको आप कर नहीं रहे हो। और आप ये जुमला दे रहे हो, साहब हमने पलायन आयोग बना दिया। आपको मालूम है पलायन आयोग का दफ्तर जो पौड़ी में खोला था, वो पलायन करके देहरादून आ गया। मतलब पलायन को रोकने के लिए जो आपने खोज करने के लिए, वैसे तो ये रॉकेट साइंस कि खेड़ा शहर के दफ्तर वहीं पर है को, या बग्याली में रहने वाले सूर्यकांत धस्माना को, या ट्यूनी में रहने वाले प्रीतम सिंह को, उनको मालूम ना हो कि पलायन आयोग बनाना पड़ गया आपको। अरे धस्माना साहब बिष्ट जी तो कह रहे हैं पौड़ी में ही है। अस्पताल में पीएचसी सीएचसी में डॉक्टर धस्माना साहब बिष्ट जी कह रहे हैं पौड़ी में ही है आयोग का दफ्तर नहीं है। वहां पर सड़क मांग रहे हैं तो लाठी और वाटर कैनन दे रहे हैं जी। धस्माना साहब बिष्ट जी कह रहे हैं पौड़ी में ही है दफ्तर। देखिए, कांग्रेस को क्या पता पलायन आयोग की जो है परिभाषा क्या है। कांग्रेस ने तो कभी सार्थक पहल करी नहीं है। नहीं, पौड़ी में ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, सारे कर्मचारी अधिकारी पौड़ी में ही है। आपने पौड़ी में ही है धस्माना जी। आप चलिए मेरे साथ पौड़ी भी एक बार घूम के आते हैं, आपको दिखा देंगे। मैं 6 तारीख को जा रहा हूं, पौड़ी ढूंढूंगा। मैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, मैं पौड़ी का ही रहने वाला हूं, पौड़ी जाऊंगा, ढूंढूंगा, नहीं मिल जाएगा। दफ्तर है वो। लेकिन आज आपसे कहना चाहता हूं कि पौड़ी में खोलिए, गैरसैंण में खोलिए, पलायन का दफ्तर खोलने से पलायन नहीं रुकेगा। पलायन रुकेगा जब अस्पताल में डॉक्टर होगा, पलायन रुकेगा जब सड़क होगी। ठीक है प्रोफेसर अखिल स्वामी, ठीक है सर, पलायन रुकेगा जब बेरोजगार नौजवान जो अपने पूरे, ठीक है पलायन पर चर्चा कर लेते हैं, एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं, काम कर रहे हैं, आपको काम होगा। एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं। अखिल स्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। पलायन को रोकने के लिए और रिवर्स माइग्रेशन के लिए प्रोफेसर अखिल स्वामी, सरकार जो बजट अलॉटेड कर रही है और जो सीमित संसाधन है उत्तराखंड के, हम इकोनॉमी को हम समझें,
और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, पर्यटन के विकास के लिए सड़कें बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, क्या उससे स्थिति सुधर जाएगी? और जो प्लानिंग दिखाई देती है त्रिवेंद्र रावत सरकार की, वो कितनी सही दिखाई दे रही है? सर जल्दी से। देखिए, मैं दो उदाहरण आपको देता हूं कि स्पेन ने 27 फरवरी को अपने किसानों के लिए एमएसपी का कानून बना दिया। अगर प्रदेश के किसानों को लाभकारी मूल्य मिल जाए और जो उनका अधिकार है और जो उनको मिलना चाहिए, 60% जनता अगर एक प्रदेश की सक्षम हो जाएगी तो पलायन अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि लोगों को वहां आमदनी मिलने लगेगी। लोग वहां से इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको खेती में लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। पहली बात ये। दूसरी बात, जो औद्योगिकीकरण की है, तराई बेल्ट इतना ज्यादा उपयुक्त जगह है, चाहे आप रुद्रपुर देख लीजिए, काशीपुर देख लीजिए, हरिद्वार देख लीजिए, सेला कोई देख लीजिए, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि औद्योगिकीकरण के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त हैं। आप पलायन रोकेंगे कैसे? पलायन आप रोकने के लिए जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। प्रोफेसर अखिल, मैं रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त की कमी है। धस्माना साहब कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी कमेंट धस्माना साहब। देखिए, मैं एक बात, डॉक्टर स्वामी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपने बात पूछा था सवाल। अरे ऑर्गेनिक खेती वो बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो बाय चॉइस नहीं कर रहे हैं। जब तक आप उनकी विपणन की उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक आप मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक आप उनके प्रोड्यूस को उनका सपोर्ट प्राइस तय नहीं करेंगे, तब तक ऑर्गेनिक खेती का भी क्या मतलब है और रासायनिक। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप धस्माना साहब, बिष्ट जी और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो पहाड़ का पैसा को बजट के तौर पर एक तरीके से पेश कर दिया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, लेकिन इस पहाड़ के पैसे को बढ़ाया कैसा जाए, किस तरीके से जाए, इस पर भी चर्चा होगी और होती रहेगी अगले कुछ दिनों तक भी। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।